दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य विषय सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। और आज हम इसका पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये जो हम सामान्य अध्ययन का सेट सॉल्व कर रहे हैं, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। इन 50 प्रश्नों के अलावा 100 प्रश्न और होंगे, जिनको आपको अपने स्ट्रीम के अनुसार ऑप्ट करना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का वीडियो जीएस प्रैक्टिस सेट संख्या 1। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका पहला प्रश्न है, देखते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? महाभारत जो है ये मूल रूप से जय संहिता, यानी ऑप्शन डी आपका सही है, जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। दोस्तों महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या जो है वो 24,000 थी। और वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। तो सही उत्तर है, महाभारत मूल रूप से जय संहिता के रूप में जाना जाता था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कौशाम्बी। दोस्तों इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। और ये नगर जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया था और लोगों को अपना शिष्य बनाया था। और यहाँ पर जैनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल प्रभासगिरी भी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज होते थे वो 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन बी आपका सही है। दोस्तों कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और उनका जो शासन था वो साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि, जिनको कि अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। और इसके लिए शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों महाराज कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत या धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। उनके लेख जो हैं इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से धन के अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ पर? आपको बताना है कूका आंदोलन की नींव कहाँ पर पड़ी थी। तो सही उत्तर है दोस्तों, कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। और कूका आंदोलन प्रारंभिक रूप में धार्मिक स्वरूप का था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। और इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में लगभग 1840, सन याद रखिएगा, 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों एक शेर है, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये जो है ये शेर किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह का शेर है कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। दोस्तों ये अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह का शेर है और भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान और फांसी दिए जाने पर किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1915-16 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो सही उत्तर है 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, एक तिलक के नेतृत्व में
और एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो सही उत्तर है तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। अप्रैल 1916 को तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने दोस्तों 2 पत्रिकाएं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन किया था और तिलक ने मराठा और केसरी यानी मराठा और केसरी पत्रिका के द्वारा अपने अपने विचारों का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और ये 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के भारतीय और यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे और इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। तो सही उत्तर है भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो सही उत्तर है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। भारत एक गणराज्य है, इसका मतलब ये है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। इसलिए भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है जनहित याचिका से। दोस्तों भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये जनहित याचिका, जिसको इंग्लिश में PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, उससे संबंधित है। तो सही उत्तर है भारत में जो न्यायिक सक्रियता है जनहित याचिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक कितने वर्षों में? तो सही उत्तर है पंचायत के चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 243 अंग के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, एक दिवस है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर है मानवाधिकार दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे या ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार दिवस मनाया गया था और तब से लेकर 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के भूगोल से संबंधित है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत में कुल 9 राज्य जो है ये समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। इन राज्यों में याद कर लीजिए गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। दोस्तों सर्वाधिक लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात राज्य की है और सबसे छोटी गोवा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? आपको बताना है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वो है नर्मदा। तो इसके अलावा नर्मदा के अलावा ताप्ती और माही नदियाँ, ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही, जो पश्चिम की ओर बहती हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और दोस्तों गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है लैटराइट मिट्टी कहाँ पर मिलती है? तो उत्तर है दोस्तों लैटराइट मिट्टी प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में मिलती है और उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है और इसके बाद महाराष्ट्र में है, लेकिन ऑप्शन में महाराष्ट्र है तो यहाँ पर सर्वाधिक लैटराइट मिट्टी का क्षेत्रफल महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, आपको बताना है। ऑप्शन है डिगबोई में, माकूम में, नरकटिया में या लकवा में। तो सही उत्तर दोस्तों भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं
ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में खोदा गया था और 26 मार्च 1867 को 26 मार्च 1867 को ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में ये खोदा गया था। तो सही उत्तर है माकूम। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो दोस्तों केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है हैदराबाद में। याद रखिएगा, हैदराबाद में केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है और इस जो है संस्थान को केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के रूप में भी जाना जाता है। और याद रखिएगा, ये संस्थान 1985 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि। तो सही उत्तर है आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास पहुंचता है, शेष रंगों का मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है। तो सही उत्तर है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व दोस्तों ये कार्बन है। संसार के सभी जैव पदार्थ जो हैं वो कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। सामान्य विज्ञान से ही अगला प्रश्न है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। सही उत्तर है लोहे के। आयरन के अवशोषण में विटामिन सी मददगार होता है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी लौह अवशोषण में मदद करता है और इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करनाल बंट रोग किसका है। करनाल बंट रोग, तो ये गेहूं फसल में लगने वाला करनाल बंट होता है और याद रखिएगा यह एक फफूंद जनित रोग है जो टेलेशिया वंश के कवक जैसे टेलेशिया इंडिका से होता है। ये गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। तो करनाल बंट, करनाल गेहूं हरियाणा में, ऐसे याद रखिएगा, करनाल या हरियाणा गेहूं से संबंधित है और ये गेहूं फसल में लगने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से जो उत्पन्न ऊर्जा है उसका स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन में आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं या जुड़ते हैं। ये अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में होता है और अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम के जो परमाणु होते हैं वो हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा निष्कासित होती है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों हरित गृह या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हरित गृह गैसें वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें होती हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की सीमा के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं उसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों में जिस नए शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है वो क्या है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5+3+3+4। तो नई शिक्षा नीति जो है 2020 ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें स्कूली शिक्षा का मॉडल 5+3+3+4 रखा गया है और ये मॉडल 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत किस राज्य में मिलता है। तो सही उत्तर है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों की उच्चतम प्रतिशतता मिजोरम राज्य में मिलती है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में दोस्तों सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है।
अगला प्रश्न है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का पाया जाता है? तो सही उत्तर है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और आप जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें उपस्थित होती हैं और शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार 78.08% की मात्रा अकेले नाइट्रोजन की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ऑप्शन देखिए, धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसमें देखा जाए धारणीय विकास, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित हैं, जबकि गरीबी का कम करना या गरीबी उन्मूलन दोस्तों ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। दोस्तों वातानुकूलन भी पर्यावरण सुरक्षा के नकारात्मक पहलू में है। गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं और ये देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी कम करना भी संबंधित है। अगला प्रश्न है विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? तो सही उत्तर है विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलप प्रोग्राम द्वारा ध्यान केंद्रित किया गया था। और UNDP स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर मानव विकास को मापने की प्रक्रिया के तहत मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किया गया था। और मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक अर्थशास्त्री महबूब उल हक के निर्देशन और प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा कई अर्थशास्त्रियों के सहयोग से HDI इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक इंडेक्स जो हम लोग देखते हैं वो UNDP द्वारा ही जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। दोस्तों अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की सर्वाधिक संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है। 1,53,16,784 अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा, फिर गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र में आता है। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या 3,892। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको इनमें से दोस्तों चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर और आगरा। तो देखिए आगरा और कानपुर जो हैं ये चमड़ा उद्योग यानी लेदर जो हमारी इंडस्ट्री है उसके प्रमुख केंद्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो किन दो शहरों में निर्यात किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो हैं वो नोएडा, लखनऊ, कानपुर और सबसे लास्ट में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में भी स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नोएडा और कानपुर, यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ और प्रयागराज में भी ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है आपको बताना है। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को जो है तैयार करने में कौन उत्तरदायी होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय या जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है दोस्तों ये आर्थिक समीक्षा तैयार करता है और आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार करके इसे प्रतिवर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्षों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों साइंस से ही, जनरल साइंस से संबंधित है। कुनैन दोस्तों कुनैन आप जानते हैं जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो सही उत्तर है कुनैन सिनकोना से प्राप्त की जाती है और ये उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, मलेरिया के इलाज के लिए एक प्रमुख औषधि है जो सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। और सिनकोना पौधा एक आवृत बीजी पौधा होता है दोस्तों
कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलाइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है कहाँ पर? ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में या संसद के किसी एक सदन में। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी एक सदन में आरंभ की जा सकती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आपको बताना है। सितार, वीणा, सरोद या तबला? तो सही उत्तर है, वैदिक साहित्य में वीणा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। वीणा विद्या की देवी माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र भी है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, वीणा जो है दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 दिसंबर 2020 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। उनसे संबंधित कौन कौन से कथन सही हैं? वह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। 1985 से 1988 और जनवरी 1989 से दिसंबर 1989 तक जो है देखिए 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वर्ष 1993 से 1996 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे और केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव वाले के कांग्रेस सरकार में उन्होंने स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में भी सेवा दिया था। तो इसमें ऑप्शन जो हैं दोस्तों आपके 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और इसके अलावा 2000 से 2018 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष थे। तो सही उत्तर 1 और 3 सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, करेंट अफेयर से है। 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था? तो सही उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सैन्य पदकों में से एक द लीजन ऑफ मेरिट यानी डिग्री चीफ कमांडर से सम्मानित किया। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस भारत के संबंध में नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर 22 दिसंबर को। दोस्तों 22 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और ये दिन प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है और उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास के दूर इरोड नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैकाथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आसियान इंडिया हैकाथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो सही उत्तर है, महिला एकल विजेता कैरोलिना मारिन रही, जो कि स्पेन की जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। काफ़ी, दोस्तों काफ़ी में कैफीन पाया जाता है, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी निकोटीन। काफ़ी में जिस तरह से कैफीन होता है उसी तरह तंबाकू में जो पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है वो निकोटीन होता है। अगला प्रश्न जो है अंग्रेजी के वर्णक्रमों के रीजनिंग से संबंधित है। CHANTED को किसी कोड में JEXKQB लिखा जाता है, तो मे को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? दोस्तों C में से जब आप 3 घटाएंगे, यहाँ पर देखिए C को जब -3 करेंगे तो Z आ रहा है, मतलब पीछे से Z, उसके बाद H में से 3 करेंगे तो देखिए यहाँ पर किस तरह से C का जो है H है, C का Z है, H का E है, A का X है और N का K है
उसी प्रकार जब आप मे को करेंगे उस कोड में तो दोस्तों मे का हो जाएगा JXV। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। JXV जो कोड हो जाएगा ये आपका सही कोड होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या युग्म को चुनना है। जनवरी, जुलाई, अगस्त और नवंबर, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो महीना है वो इन चार में से जो है एक अलग है। तो देखिए जनवरी, जुलाई और अगस्त, जनवरी, जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं, जबकि नवंबर का महीना 30 का होता है, इसलिए ये अलग है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोबाइल को JAMSUM के रूप में लिखा जाता है, तो TUMOR को कैसे लिखा जाता है? तो देखिए टी को जी लिखा गया है। यू को जब आगे बढ़ेंगे, यू से 12 अक्षर आगे बढ़ेंगे, मतलब UVWXYZ ABCDEFG 12 अक्षर आगे बढ़ेंगे। टी से देखिए, टी से आप 13 अक्षर आगे बढ़े थे और यू से आप 12 अक्षर आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार एम से 11 अक्षर आगे बढ़ेंगे, ओ से 10 अक्षर और आर से 9 अक्षर। तो आपको GGXYA यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद का दिन क्या होगा? तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। परसों मंगलवार था तो आज का दिन यानी जो होगा मंगलवार और 2 दिन बृहस्पतिवार, तो इसलिए आज का दिन बृहस्पतिवार है। अगला दिन शुक्रवार होगा और शुक्रवार के बाद का दिन शनिवार। तो याद रखिए, परसों मंगलवार था तो आज दोस्तों बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार के अगले दिन का या अगले कल के बाद जो है बृहस्पतिवार का कल जो है शुक्रवार होगा, उसके बाद का दिन शनिवार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कथन है कि अधिकतर लड़के क्रिकेट खेलकर खुश होते हैं और अधिकतर लड़कियां गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं। निष्कर्ष है कि लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो इस कथन में देखा जाए तो कथन से लड़के और लड़कियों के खेल की रुचि के बारे में बताया गया है। इससे ये नहीं पता चलता है कि बुद्धिमान कौन अधिक होता है, इसलिए दिया गया जो निष्कर्ष है दोस्तों असंगत है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ये राउरकेला में बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका सही है। और फरवरी 2021 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल में आयोजित होने वाली सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो अनिवार्य विषय है सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान का, उसके लिए आने वाले 50 प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आपकी तैयारी में न केवल सुधार लाएगा, बल्कि यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी परीक्षाओं में सीधे पूछे भी जाएंगे। तो इनको तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, और आगे भी इस तरह के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।